नमस्कार, मैं संजीव गणपतराव माने, हेडपोस्ट एक्स्ट्रा, तालुका वाळवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली, महाराष्ट्र से हूँ। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा कि एक केस स्टडी हम कर रहे हैं जो प्रति एकड़ 200 टन उत्पादन आ सकता है क्या, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यूपी और मध्य प्रदेश के हिसाब से 2000 क्विंटल का उत्पादन पर एकड़ आ सकता है क्या, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2017-18 में 2017-18 में हमने एक्सपेरिमेंट किया था प्रति एकड़ 200 टन उत्पादन आने के लिए। उसके बारे में कल मैंने विस्तार से सब बोला है कि कैसे कैसे चर्चा हुई, कैसे कैसे मीटिंग्स होने के बाद फाइनल किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल यील्ड ऑफ शुगर केन बाय एक्सप्लॉइटिंग इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन महाराष्ट्र। एक सक्सेस स्टोरी है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं जो बार बार बोलता हूं कि 5 पॉइंट के ऊपर अगर हमने गन्ने की खेती की तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उत्पादन आ सकता है। ये 5 पॉइंट जो होते हैं, पहला पॉइंट है सॉइल की फर्टिलिटी, जमीन की उपजाऊपन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी उत्पादन अच्छा आ सकता है। बैक्टीरिया का काउंट उसमें अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन उसमें अच्छा होना चाहिए, पीएच उसका अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। 2 नंबर का पॉइंट आता है प्लांटेशन मेथड कैसा किया जाए। प्लांटेशन मेथड के ऊपर भी बहुत ही डिपेंड करता है। आप टिलर्स की या फुटवर्क की संख्या कितने लेते हैं और उसमें से आखिर तक बचते कितने हैं, जीवित कितने रहते हैं, उसके ऊपर उत्पादन डिपेंड है। तीसरा पॉइंट आता है आप उसको कैसे खाना खिलाते हो, कौन से खाद देते हो, कैसे कैसे देते हो, कब देते हो, यानी फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है, कितना होता है, इसके ऊपर भी उसका उत्पादन डिपेंड है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है चौथा, जो उसको चाहिए वो पानी कैसे आप उसको सप्लाई करते हैं, पानी कितने देते हैं, कब देते हैं, इसके बारे में चर्चा है। और आखिर वाला आता है प्लांट प्रोटेक्शन, आप उसकी संरक्षण कैसे करते हैं, वन्य प्राणियों से संरक्षण कैसे करते हैं, और उसके ऊपर जो कीड़ आती है, रोग आते हैं, उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं। और इतना ही नहीं, उसके साथ में उसका ग्रोथ बहुत जोर से हो, जल्दी हो, अच्छा हो, स्टर्डी हो, इसके लिए कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स आप कैसे यूज करते हो, इसके ऊपर इसका उत्पादन ये रहता है। कितना उत्पादन आएगा ये फाइनल हो सकता है। ऐसे करते करते हम इस 200 टन के बारे में चर्चा किया। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें पहले ये तय किया गया कि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जब तक सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती तब तक उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने 1 एकड़ में करीबन 20 टन गोबर का खाद उसमें डाला था। अच्छा सड़ा हुआ खाद, कच्चा गोबर नहीं, ये ध्यान में रखना है। जब जमीन में हम गोबर खाद बोलकर डालते हैं, वो गोबर का खाद यानी सड़ा हुआ खाद होना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ऐसे होता है कि गोबर का खाद यानी जो तबेले में मिलता है गोबर, वो कच्चा गोबर लाकर डालते हैं। ये कच्चा गोबर नहीं डालना है। कच्चा गोबर की जगह गोबर जो सड़ा हुआ रहता है, कंपोस्ट बोलते हैं उसको, जो कंपोस्ट होता है गोबर का, वो गोबर का खाद अपने को डालना है। हमने पर एकड़ 20 टन गोबर का खाद डाला था, मिट्टी में मिक्स किया था। दूसरा, जो शुगर फैक्ट्री से प्रेसमड निकलता है उसके ऊपर फैक्ट्री कुछ प्रक्रिया करती है और प्रक्रिया करके उसका एक कंपोस्ट बनाया जाता है। ये कंपोस्ट भी बहुत यूजफुल होता है। हमने करीबन 30-35 टन 33 टन कंपोस्ट पर एकड़ हमने ये इस मिट्टी में डाला था, यानी 20 टन गोबर का खाद और करीबन 30-35 टन प्रेसमड हमने इसमें मिक्स किया था।
इसके साथ में और एक हमने मिक्स किया कि पोल्ट्री का जो खाद आता है वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। उसमें भी अलग अलग तत्व अपने गन्ने के लिए बहुत फायदे होते हैं। तो हमने 2.5 टन 2.5 टन पोल्ट्री का मैन्योर भी इसमें मिक्स किया था। 2 बार इसमें प्लाविंग किया और बाद में सरिया फरो निकाली थी। यानी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमने 20 टन गोबर का खाद, 30-35 टन फैक्ट्री वाला प्रेसमड का कंपोस्ट और पोल्ट्री का मैन्योर 2.5 टन 2.5 टन ऐसे इतना खाद हमने डाला था। कल्टीवेशन पूरा अच्छी तरीके से किया था। करीबन 8-9 इंच 10 इंच तक 1 फीट तक सॉइल पूरी ढीली हो जाए, जहां रूट अच्छे डेवलप हो जाए, इसके लिए 2 बार उसमें प्लविंग किया था। प्लविंग करने के बाद फिर हमने फरो निकाली। ये जो फरो निकालते हैं, फरो की हमने विड्थ रखी थी 5 फीट की विड्थ रखी थी। 2 फरो के जो डिस्टेंस होता है वो 5 फीट का रखा था। हमारे यहाँ 4.5 फीट चलता है, 5 फीट चलता है और 6 फीट भी चलता है। तो हमने उसमें तय किया था कि इस बारे में हम 5 फीट का फरो निकालेंगे, नाली निकालेंगे, चास निकालेंगे। 5 फीट के हिसाब से हमने फरो निकाली। इसमें जो एक आइबर्ड वाला टुकड़ा लगाया, बीज लगाया था, वो 1.5 फीट के ऊपर एक लगाया था। 1.5 फीट के ऊपर 1 फीट 6 इंच के ऊपर एक एक टुकड़ा नाली में आधा ऐसे रखकर लगाया था। ये जब हमने बीज लगाए, टुकड़े लगाए, उससे पहले जो नाली निकाली थी या फरो निकाली थी, चास निकाली थी, उसमें वर्मी कंपोस्ट हमने 5 टन डाला था। और जो बायो कंपोस्ट बोलते हैं, सुपर कंपोस्ट बोलते हैं, शुगर फैक्ट्री से जो लूज कंपोस्ट आता है प्रेसमड का, उसमें कुछ प्रक्रिया की जाती है और उसमें बैक्टीरियाज मिक्स किए जाते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जिंक जैसे उसमें मिक्स किया जाता है। और ये बायो कंपोस्ट हमारे यहाँ मिलता है, सुपर कंपोस्ट बोलते हैं, हमारी शुगर फैक्ट्री हमको देती है। तो 1 टन ये बायो कंपोस्ट भी हमने ये नाली में डाला था या चास में डाला था या फरो में डाला था। और उसके ऊपर 400 केजी नीम और कैस्टर का केक मिक्स करके हमने उसको ऊपर डाला था। इसके ऊपर बेसल डोज हमने केमिकल फर्टिलाइजर का बेसल डोज डाला और एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से ये सब पूरे चास की जो अंदर की नीचे वाली मिट्टी रहती है, इसमें ये सब हमने अच्छी तरीके से मिक्स करवाया था, जो कि डायरेक्ट सीड हम लगाए तो सीड को कुछ टच ना करे या उसको कुछ हार्म ना हो। इसके लिए ये पूरा डाला हुआ खाद सब हम चास में जो नीचे वाली मिट्टी रहती है उसमें हम पूरे मिक्स करके लिया था। बाद में एक फंजीसाइड जैसे कि 22 2 ग्राम पर लीटर ऑफ पानी वाटर और क्लोरोपाइरीफॉस 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, ऐसे सिंपल तरीके से पानी बनाकर रखा था। और उसमें करीबन 10 से 15 मिनट हमने ये सीड जो एक आंख वाले टुकड़े बनाए थे उसमें डुबो कर रखे थे। सोख होने के बाद उसमें से निकाले और चास में लगाते वक्त एक कोदाली से या एक छोटा सा गड्ढा निकालकर उसमें ऊपर की तरफ से आंख रखकर उस चेकिंग करके जो आंख खराब है वो बाजू में निकाल दिया था। अच्छे आंख ही निकालकर उसमें हमने लगाया और उसके ऊपर मिट्टी डालकर थोड़ी सी हल्की सी दबा दिया था। एक ध्यान में रखना है कि जब हम सीड जमीन में लगाते हैं, गड्ढा निकाल कर लगाते हैं, तो उसके ऊपर जो हम मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने के बाद वो आहिस्ता से दबाना चाहिए। वो जो सीड है उसके अगल बगल में पूरी मिट्टी का कवर होना चाहिए और वो मिट्टी चिपक जानी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम सीड लगाते हैं लेकिन ऐसे उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मिट्टी उसको चिपक जानी चाहिए, तभी रूट उसके तुरंत निकलने शुरुआत हो जाते हैं। तो मिट्टी निकाल ये करना बहुत जरूरी है।
ये तो हुई शुरुआत किया था, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उसको सब पहले से ही इंस्टॉल किया गया था। और मैंने कल जैसे बोला कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जैन इरिगेशन की तरफ से सब इसका ये करके उसके ऊपर पूरा हमने फॉगर सिस्टम बिठाई थी। अंदर के हिस्से में 2 सेंसर बिठाए थे, एक सेंसर था ह्यूमिडिटी सेंसिंग करने के लिए और दूसरा सेंसर था टेम्परेचर सेंसिंग करने के लिए। ये दोनों जब सेंस करके बाहर हमको पता चलता तो जो फॉगर्स है वो कितने टाइम के लिए चलाना है, बंद करना है, ये भी ऑटोमेशन पे ऊपर डिपेंड था। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता तो ऑटोमेटिकली ये सब फॉगर्स चलते थे। अभी जो हम केमिकल फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो देखिए, हमने बेसल डोज जो डाला था, जो मैंने बोला कि वर्मी कंपोस्ट नाली में डाला, फिर बायो कंपोस्ट डाला, नीम का केक डाला, उसके ऊपर हमने ये भी डाला था, केमिकल फर्टिलाइजर डाला था। तो केमिकल फर्टिलाइजर इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट करीबन 5 बैग हमने लिया था। पोटैश हमने 2 बैग लिया था, 2 बैग लिया था, 125 kg लिया था। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर लिया था, वो 25 किलो लिया था। हमारे यहाँ महाराष्ट्र का जो ग्रेड आता है वो ग्रेड 25 किलो लिया था। सल्फर जो बेंटोनेट सल्फर आता है, हमने महादन कंपनी का यूज किया था, दीपक फर्टिलाइजर वाला, वो 25 kg यूज किया था। और मैग्नीशियम सल्फेट 30 kg यूज किया था। ये सब मिट्टी में मिक्स किया था। साथ में 15 kg ह्यूमिक एसिड भी हमने उसमें मिक्स किया था, जो कि रूट जोन जल्दी डेवलप हो जाए और अपटेक भी जल्दी हो जाए, इसके लिए हमने ह्यूमिक एसिड भी उसमें मिक्स किया था। यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट करीबन 5 बैग, पोटैश 2.25 बैग, माइक्रो न्यूट्रिएंट 25 किलो, सल्फर बेंटोनेट जो दीपक वाला आता है वो 25 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 30 किलो और ह्यूमिक एसिड करीबन 15 किलो। ऐसे इतने हमने ये नाली में डाला और उसके ऊपर छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट चलाकर वो मिट्टी में पूरी अच्छी तरीके से मिक्स करके लिया था। इसके बाद जो सेकेंड फर्टिगेशन आता है 15 से 20 दिन के अंतर से, उसको अभी नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। जैसे मैंने एक लास्ट एपिसोड में बोला था कि नाइट्रोजन कब कौन से टाइम पे ज्यादा देना है, कब करना है, इसका साइंटिफिक तरीके से सब एनालिसिस करके रखा है। उसके हिसाब से हमने 15-20 दिन के अंतर में जब पानी हम दे रहे थे, तब उसमें करीबन 60 kg यूरिया उसमें हमने दिया था। उसके बाद सेकेंड टाइम जो एप्लीकेशन यूरिया का हुआ तो 45th डे हुआ था, 1.5 महीने के बाद हुआ था, उसमें भी 60 किलो यूरिया दिया था हमने। ऐसे 2 बार यूरिया दिया। तीसरे आते हैं जो 65th डे, यानी 2 महीने के बाद जब अर्थिंग अप करने का टाइम आता है, फुटवे कितने निकले हैं वो देखकर फिर जो अर्थिंग अप करना होता है, उस टाइम पे जो फर्टिगेशन होता है वो अमोनियम सल्फेट था 1 बैग, यूरिया था 1 बैग और 24-24-0 1 बैग था और पोटैश 1 बैग था। ये सब इकट्ठा किया था हमने। इकट्ठा करके वन साइड में एक गड्ढा छोटा छोटा निकालकर उसमें हमने ये डाला हुआ था, क्योंकि फास्फोरस जो होना चाहिए वो नीचे जाना चाहिए, रूट जोन में जाना चाहिए। उसके बारे में मैंने कल चर्चा किया था। ऐसे करके एक चौथा खाद का डोज हमने दिया था। ये सब सिस्टमेटिक तरीके से देने लगे थे हम। जो साइंटिस्ट लोग हमको बोलते थे, वैज्ञानिक लोग बोलते थे, उसके हिसाब से ये सब चल रहा था। ये बार बार खाद देने की जरूरत इसके लिए होती है, एक ही बार ज्यादा खाद देने से उसमें से फिक्सेशन बहुत ज्यादा होता है, जो पर्कुलेट होकर जाने वाला है वो ज्यादातर पर्कुलेशन होकर नीचे चला जाता है। 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स होता है या तो पर्कुलेट होता है। नाइट्रोजन जैसे खाद पर्कुलेशन करके निकल नीचे से चला जाता है,
फास्फोरस पोटेश जैसे खाद वो फिक्स होकर वहीं पड़ा रहता है। तो हमने ये देखा था कि हमको क्या करना चाहिए ऐसे, तो उसके हिसाब से हमने ये सब फर्टिगेशन का शेड्यूल किया हुआ है। सॉरी, थोड़ा सा आज ठंड लग रही है, सॉरी। चौथा फर्टिगेशन था वो 85th डे। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा, हमने जो ये पहले से जब तैयारी की थी, जो ऑर्गेनिक मैन्योर सब डाला था, बाद में पहला बेसल डोज हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, चौथा हुआ, ये जो डोज हुए सब, इसके बाद जो अर्थिंग अप करने का टाइम आ गया। हमारे यहाँ तो वैसे 120 दिन में अर्थिंग अप होता है या 100 दिन में अर्थिंग अप होता है, लेकिन वो 85th डे इसको अर्थिंग अप करना पड़ा। 85th डे इतनी हाइट उसकी बड़ी थी कि मैंने हाथ ऊपर किया तो भी उसमें नहीं दिखता था, इतना हाइट उसका बड़ा था, नीचे से बहुत ही जोर से फूट वगैरह आ रही थी। तो 85th डे हमने उसका अर्थिंग अप किया, यानी इतने जोर से ये गन्ना बढ़ रहा था, और इतने जोर से अगर बढ़ा तो ही हम कुछ 100 टन या 125 टन या 150 टन या 200 टन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शुरुआत में अगर 3 महीने 4 महीने गन्ना बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, और बाद में कुछ ज्यादा खाद डालकर उसको बढ़ाने की हमने कोशिश की, तो ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते। टारगेट के लिए तो अपने को शुरुआत से पहले दिन से ही इतना ध्यान देना चाहिए कि ये गन्ना बहुत जोर से बढ़ना चाहिए। 85th डे हमने इसका अर्थिंग अप किया था, ये ध्यान में रखिए। मेरे ख्याल से मेरे यहाँ भी इतने जल्दी हमको अर्थिंग अप करना पड़ा, ये पहली ही बार हुआ था। इतने हमने जमीन की तैयारी की थी, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी की थी, और फर्टिगेशन भी उस तरीके से चल रहा था। इसमें हमने 5 बैग 24-24-0 के डाले थे। ये दीपक फर्टिलाइजर का बहुत ही बढ़िया खाद है। साथ में सिंगल सुपर फॉस्फेट भी 200 किलो हमने डाला था, थोड़ा सा फर्टिगेशन ज्यादा ही हमने किया है। 24-24-0 250 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 किलो, और पोटैश 100 किलो। ये एनपीके के लिए हमने यूज किया था। माइक्रो न्यूट्रिएंट 20 किलो, सल्फर और एक बार जो बेल्टोनेट सल्फर आता है वो 20 किलो मादन का, मैग्नीशियम सल्फेट 30 किलो 30 किलो ही, इसमें ह्यूमिक एसिड भी हमने डाला था 13 किलो, यानी 10-15 किलो डाला था। और एक बात हमारे ध्यान में आ गई कि फेरस और जिंक की डिफिशियंसी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है, खास करके जिंक की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है गुजरात, वेस्टर्न, नॉर्दर्न साइड में, और हमारे यहाँ जिंक की ज्यादा डिफिशियंसी है। तो हमने इसमें एडिशनल 10 किलो जिंक सल्फेट और 10 किलो फेरस सल्फेट ज्यादा इसमें हमने इसी टाइम पे डाला था, कि जो कि इसकी कमी न हो, ये पूरी हो जाए, जो कि हमको 200 टन तक जाना है। इसके लिए हमने 10 किलो फेरस सल्फेट और 10 किलो जिंक सल्फेट ज्यादा से इसमें ही हमने डाला था। फिर नीम का केक थोड़ा बहुत डाला, करंज और नीम केक ऐसे मिला के 4-5 बैग उसमें डाला था। यूरिया 1 बैग हमने इसमें दिया था। ये इतना सब देकर हमने अर्थिंग अप पूरा किया। देखिए, इसके बाद अर्थिंग अप के बाद भी हमने बहुत सारे फर्टिगेशन किए हुए हैं। जैसे कि अर्थिंग अप के बाद 1 महीने में 30वें दिन कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो हमने दिया था। कैल्शियम की कमी बहुत होती है, वैसे देखा जाए तो हमारे कैल्शियम पूरी मात्रा में जमीन में है, लेकिन जब गन्ना बहुत जोर से बढ़ना शुरुआत हो जाता है, 90 दिन से लेकर 140 दिन के आसपास कैल्शियम की मात्रा उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। अगर उस टाइम पे अगर हमने कैल्शियम नहीं दिया या जमीन में से उसको नहीं मिला, तो पत्ते के ऊपर उसकी डिफिशियंसी दिखाई देती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी, बोरॉन की डिफिशियंसी, अलग अलग न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, इसके बारे में अजिंक्य जी आपको एक एपिसोड ही बता देंगे, कि उसको फोटोग्राफ्स आपको दिखाएंगे, कैसे पत्ते के ऊपर हरे
न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी दिखाई दी जाती है, वो आपको एक अलग से एपिसोड में आपको देखने को मिल सकता है। आप जब गन्ने के खेती में इधर उधर घूमते हो, अंदर जाते हो, तो आपको पत्ते देखकर पता होना चाहिए कि अभी मेरे खेती में गन्ने को कौन सी खाद की डिफिशियंसी हो रही है या गन्ना बराबर चल रहा है, ये आपको ही पता होना चाहिए। इसके बारे में सब फोटोग्राफ्स और उसके सामने उसका डिस्क्रिप्शन एक एपिसोड में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अजीब जी आपको ये सब दिखाएंगे। तो इस टाइम पे हमने कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो और साथ में बोरॉन 1 किलो और नीम के एक बैग 50 किलो के ऐसे मिक्स करके हमने इसको दिया था। अर्थिंग अप के बाद दूसरे महीने में यूरिया 1 बैग, 24-24-0 2 बैग और ह्यूमिक पोटैश 1 बैग, ऐसे ये तीनों मिक्स करके और एक बार दिया था। अर्थिंग अप के बाद 70 डे में ह्यूमिक एसिड 12% वाला जो लिक्विड मिलता है वो 2-2.5 लीटर हमने ड्रिप से दिया था। यानी ह्यूमिक एसिड से थोड़ा सा अपटेक बढ़ता है, रूट जोन और अच्छी तरीके से फैलते हैं, इसके लिए हमने ये दिया था। अर्थिंग अप के बाद तीसरे महीने में हमने फिर एक बार कैल्शियम नाइट्रेट 6 किलो उसको ड्रिप में से दिया। अर्थिंग अप के बाद जब 3-3.5 महीने पूरे हुए तो थोड़ा सा स्प्राउटिंग होने की संभावना हमको दिखने लगी। हर एक इसमें जो आंख होते हो थोड़ा सा उसके बड़े होने लगे, यानी ये स्प्राउटिंग होगा ऐसे हमको लगने लगा। डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर ये बोलते हैं कि उसको इसके लिए अगर कुछ हार्मोन्स ग्रोथ प्रोमोटर्स नहीं लेकिन ग्रोथ पीजीआर अगर हमने कुछ दिया तो ये आग जो फूलना होता है, स्प्राउटिंग होना होता है, वो रुक जाता है। इसके लिए उन्होंने IBA और 6BA का एक ट्रीटमेंट ड्रिप से करने के लिए बोला था। हमने वो किया, 5 ग्राम IBA और 15 ग्राम 6BA का एक ड्रिप से हमने छोड़ा था, तो आग स्प्राउटिंग होना रुक गया था। उसके बाद फिर 130 दिन में 24-24-0 आ गया, 12-32-16 आ गया, 10-26-26 एक बैग आ गई, 160 दिन में एक फर्टिगेशन है, 190 दिन में एक फर्टिगेशन है, 210 दिन में है, 240 में है, 250 में है, करीबन 370 दिन तक हमने ये फर्टिगेशन ड्रिप्स के माध्यम से करते रहे। ये फर्टिगेशन का शेड्यूल आप सब लोगों को चाहिए तो हम भेज सकते हैं, लेकिन टोटल मात्रा जब हमने निकाली तो नाइट्रोजन 3 किलो, फास्फोरस 2 किलो और पोटैश 3 किलो, इतनी मात्रा में हमने ये फर्टिगेशन टोटल किया था। इसके बारे में कल हम और डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद स्प्रे में हमने क्या क्या किया इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पानी कैसे कैसे दिया इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आपके मन में जो भी कुछ प्रश्न है अगर इसके बारे में, इस केस स्टडी के बारे में आप पूछेंगे तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। एक ध्यान में रखिए कि ये सब करते हुए हमको 168 टन इतना उत्पादन हमको मिला है। इस साल भी हमने ये प्रोजेक्ट किया है 2019-2020 के लिए। अभी भी एक गन्ना हमारे यहाँ खड़ा है जो नवंबर में हार्वेस्ट होकर फैक्ट्री को जाएगा। आप कभी भी इधर आएंगे तो आपको भी ये देखने को मिल सकता है। और इस साल भी हमने 4-5 जगह अलग अलग जगह 200 टन का नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी प्लांटेशन भी हमने किया है। चलिए कल मिलेंगे, कल भी और इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्प्रे का शेड्यूल कैसे रहा, फर्टिगेशन कैसे रहा, पानी कैसे हमने दिया, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्ते।